बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। और अगर रिसर्च के हवाले से बात करें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अली रज़ा साहब की तारीफ़ की है रिसर्च के हवाले से। तो आज हम रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और वक्त निकाला मेरे पास आने का। सर, हम अगर तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की, तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मेरे वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान एयर फोर्स पे जॉब करते थे, तो मेरी जो स्कूलिंग है वो डिफरेंट एयर फोर्स के स्कूलों से है। मेरी पैदाइश शोरकोट की, फिर कराची हम चले गए, फिर कराची से पेशावर आ गए, फिर कोयटा चले गए, तो फिर रावलपिंडी आ गए और फाइनली मुल्तान आ गए। तो मेरी स्कूलिंग ऐसे मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे कंप्लीट हुई। तो उसके बाद बहावलपुर से एफएससी की, तो एफएससी के बाद मैं दोबारा रावलपिंडी चला गया, वहाँ पे बीएस ऑनर्स किया, एमएस ऑनर्स किया। तो उसके बाद मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड में जॉब हो गई, तो मैं कोई 3 साल के करीब वो करता रहा। फिर मैंने वहाँ से छुट्टी ली और मैं अपनी पीएचडी के लिए चाइना चला गया। तो चाइना में जो मेरी पीएचडी थी वो सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पे थी। तो उस पीएचडी के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पोस्ट डॉक की। तो पोस्ट डॉक के लिए मुझे और भी मुल्कों से ऑफ़र थी, तो लेकिन मैंने उनकी बजाय अपनी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू किया, तो फिर मेरी पोस्ट डॉक भी कंप्लीट हो गई। तो ये सारी तालीमी था सफ़र जो मुख्तलिफ़ शहरों से शुरू हुआ और फाइनली चाइना जाके ख़त्म हुआ। जी। सर, आपका पीएचडी का थीसिस किस हवाले से है? चाइना के अंदर जब मैं गया तो चाइना मेरी यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट थे वो मेरे प्रोफेसर थे। तो वो रिसर्च कर रहे थे मकई और सोयाबीन की इकट्ठी काश्त पे। ठीक। तो उन्होंने ये किया कि मकई और सोयाबीन की इकट्ठी काश्त के ऊपर ही मेरी रिसर्च को भी लगा दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके अंदर कोई ऐसी इनोवेशन लाएं कि जो सोयाबीन है उसकी पैदावार बढ़े। तो मेरी जो पीएचडी की सारी रिसर्च है वो मकई और सोयाबीन की इकट्ठी काश्त पे है। लेकिन मैंने ये किया कि चाइना के अंदर जिस जगह हम रहते थे सिचुआन में, वहाँ सूरज की धूप कम पड़ती है। तो अगर हम उसका कंपैरिजन भावलपुर से करें तो आधी पड़ती है। तो उस जब इंटरक्रॉपिंग करते हैं, फसलों की इकट्ठी काश्त करते हैं, तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि दोनों फसलों के ऊपर सूरज की रोशनी कम ना हो, ताकि वो अपना खुराक बनाने का अमल मुतासिर ना हो और उनकी पैदावार कम ना हो। तो अब वहाँ पे क्योंकि सूरज की रोशनी कम थी, तो फिर हम एक बड़े कद वाली फसल लगा रहे थे और एक छोटे कद वाली फसल लगा रहे थे। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम या ऐसी इनोवेशन लानी थी कि बड़े कद वाली से फसल से रोशनी गुजर के छोटी वाली में रोशनी आए। बड़े कद से मुराद यहाँ पे मकई की फसल है, छोटे कद वाली सोयाबीन की फसल है। तो मैं मुख्तलिफ मकाले पढ़ता रहा दुनिया के, तो उसी के दौरान मैंने एक मकाला पब्लिश हुआ नेचर के अंदर। नेचर दुनिया का बहुत बड़ा जर्नल है। तो उसने ये कहा कि अगर मकई के ऊपर से 2 पत्ते काट दिए जाएं तो उससे मकई की पैदावार बढ़ जाएगी। अब उसने जो वजूहात बताई वो ये थी कि जब आप पत्ते काटते हैं तो ऊपर से रोशनी जो है वो मकई के अंदर पौधे में जहाँ छल्ली के साथ पत्ता लगा होता है वहाँ पे रोशनी बढ़ जाती है। उस रोशनी के बढ़ने से मकई की जब साया पड़ता है ना तो उसके पत्ते जल्दी मर जाते हैं। तो उसने कहा कि वो पत्ते मरते नहीं हैं। अच्छा, अब अगर पत्ते नहीं मरेंगे तो क्या होगा? खुराक का अमल जारी रहेगा। अगर खुराक का अमल जारी रहेगा तो क्या होगा कि छल्ली के दाने मोटे होते रहेंगे और छन्नी की पैदावार बढ़ जाएगी। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने उससे एक आइडिया न्यू जनरेट किया। मैंने कहा कि अगर पत्ते हम काट दें ऊपर से तो एक तो मकई की पैदावार बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ
सोयाबीन के ऊपर भी तो साया कम हो जाएगा। तो जब साया कम होगा तो सोयाबीन की भी पैदावार बढ़ेगी। तो फिर मैंने इसको 3 साल वहाँ तजर्बों के अंदर बार बार चेक किया। ठीक। तो यही मेरा पीएचडी का थीसिस था। और उसमें आखिर में हासिल क्या हुआ कि जब हम पत्ते काट रहे थे, जब हमने 2 पत्ते काटे तो मकई की पैदावार में फी एकड़ 5 से 7 मन का इजाफा हुआ। ठीक। और सोयाबीन की पैदावार में 2 से 2.5 मन का इजाफा हुआ। ये उस तरह की तहकीक नहीं थी कि आप करें और आप कहें जी 50 मन बढ़ गया। प्रैक्टिकल जो रिसर्च है उसमें इसी किस्म के इजाफे होते हैं। ठीक। तो वो मेरी पूरी पीएचडी की तहकीक थी। फिर मुख्तलिफ मैंने उस पर ये जो साइंसी मकाले हैं वो लिखे। ठीक। तो ये सारा कुछ था जो मैंने किया। ठीक। सर, आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और उनका कितना इम्पैक्ट रहा है? अगर आप इसको मैं बताऊं तो वो ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी 114 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो उस यूनिवर्सिटी में मुझसे पहले जो रिकॉर्ड था वो ये था कि एक पीएचडी स्टूडेंट ने फर्स्ट ऑथर 10 पेपर पब्लिश किए थे। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने 17 पेपर एज फर्स्ट ऑथर पब्लिश किए, पहली बार। ठीक। उसके बाद ये था कि मुझसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स आए, कभी किसी एक तालिब इल्म को एक पीएचडी में 2 बार बेहतरीन तालिब इल्म का अवार्ड नहीं मिला। मैं पहला था जिसे वो मिला। ठीक। उसके बाद अभी आपने पूछा कि इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, तो मेरा इस वक्त जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 367 है। ठीक। 367 है टोटल। अच्छा, इसके अंदर जो फर्स्ट ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर है वो 161 है। ठीक। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई को ऑथर पेपर्स हो मेरे। और मेरे जो पीएचडी के पेपर्स थे वो ज़्यादातर Q1 जर्नल्स में हैं। ठीक। जो दुनिया के टॉप जर्नल्स हैं माशाल्लाह। तो अभी मेरी पीएचडी को हुए कोई 1 से 1.5 साल हुआ है। इस अरसा में मेरे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनकी साइटेशंस जो हैं वो 1200 को क्रॉस कर गई माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये सारा है। सर, आप कितना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं? आपका रिसर्च के हवाले से बताइएगा। कॉन्फ्रेंसेस एज सच मैंने बहुत ज़्यादा तो अटेंड नहीं की। टोटल मैंने 7 जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक मतलब फ्रांस की थी, एक जर्मनी की थी और 2 चाइना में थी और 3 पाकिस्तान में थी। उनमें मैंने शमूलियत की। लेकिन जो फ्रांस और जर्मनी की थी वो ऑनलाइन मोड में थी, तो बाकी मैं खुद गया हर जगह। तो बाकी जो रिसर्च है मेरी वो इस मुल्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस तहकीक को हमने पिछले 5 सालों में इस यूनिवर्सिटी के तवस्सुत से और चाइना की यूनिवर्सिटी के इश्तराक से पहले तो हमने उस टेक्निक को पूरे बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर टेस्ट किया। जब वो टेक्निक फरवरी काश्त के अंदर 5 साल तजर्बों ने साबित किया कि फरवरी की काश्त में हम मकई और सोयाबीन की इकट्ठी काश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जाते हैं मौसम ख़िज़ा में तो हमें अभी नाकामी है वहाँ पे, क्योंकि मौसम ख़िज़ा में सोयाबीन के ऊपर कपास की फसल से कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा है और उसका अभी कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अभी हम उसकी तहकीक में लगे हुए हैं। तो आई होप कि अल्लाह हमें कामयाबी अता करेंगे। सर, आपने पोस्ट डॉक्टरेट कहाँ से किया? पोस्ट डॉक्टरेट में क्या पढ़ाया जाता है? असल में दुनिया के अंदर एक निज़ाम है कि जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो पीएचडी के बाद दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एक्स्ट्रा पे दे के अपने पास एज ए रिसर्चर हायर करती है। तो इसी तरह जब मेरी पीएचडी हुई तो वो अल्लाह के हुक्म से थोड़ी बेहतर हो गई, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे मौका दिया। तो मैंने अपनी उस पोस्ट डॉक में सारी रिसर्च पाकिस्तान में की, क्योंकि उससे पहले मैं 3 साल पीएचडी की रिसर्च पाकिस्तान में रेप्लिकेट कर चुका था। ठीक। तो पाकिस्तान में हमने ये मकई और सोयाबीन की मखलूत काश्त के तजर्बे किए। जब वो तजर्बे बिल्कुल कामयाब हो गए तो उन्हीं तजर्बों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक लार्ज लेवल पे हमने पाकिस्तान में काम शुरू किया और वो मेरी पोस्ट डॉक्टरेट का काम था, तहकीकी काम। अच्छा, वो तहकीक के साथ साथ लोगों को दिखाने का था कि देखें ये भी एक नया तरीका काश्त है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़मीनें बेहतर हो जाएंगी और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं सबसे अहम बात जो बताना चाहूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म से कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो दिन ब दिन अपनी ज़रख़ेज़ी खोती जा रही हैं।
और अगर हमने अपनी ज़मीनों का ख्याल ना किया तो आने वाले कुछ अरसे के बाद हमें खाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी किसान मकई की अच्छी पैदावार के लिए 4 से 6 बैग यूरिया के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें ये करना होगा कि हम ऐसी फसलों का इंतखाब करें जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बढ़ाती हों, साथ साथ वो ज़मीन के अंदर मौजूद जो कीड़े हैं उनको भी बढ़ाती हों, और आखिर में वो किसान को कुछ नफ़ा भी देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मकई और सोयाबीन की काश का, तो सोयाबीन इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। सोयाबीन की इंपोर्ट पाकिस्तान में 2012 के बाद मुसलसल बढ़ रही है और ये बढ़ते बढ़ते 2020 में $2 अरब को क्रॉस कर गई है। $2 अरब का मतलब है कि इस वक्त डॉलर का रेट है 180 रुपये, यानी कि हमारा $2 अरब को अगर आप पाकिस्तानी अरबों में कन्वर्ट करें तो हम 360 अरब की सिर्फ सोयाबीन मंगवा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्योंकि किसान को नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता कि ये सोयाबीन का इस्तेमाल क्या है, कहाँ लगती है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से किसान इसकी काश्त ही नहीं कर रहा। सोयाबीन ये जो मुर्गी 40 दिनों में तैयार होती है, इसकी खुराक में सोयाबीन का इस्तेमाल होता है, और सोयाबीन के अंदर अल्लाह ने कुदरती तौर पे एक अमाइनो एसिड रखा है, उसे कहते हैं लाइसीन। उस लाइसीन को खाने की वजह से मुर्गी इतनी जल्दी तैयार हो जाती है। अब पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त हर साल इस्तेमाल इतना तेज़ी से इसका बढ़ रहा है कि ये इंडस्ट्री 2025 तक ईडेबल ऑयल के बिल को क्रॉस कर सकती है, सोयाबीन अगर हमने मुल्क में ना लगाई, क्योंकि मुर्गी का कारोबार इस हद तक चला जाएगा कि उस मुर्गी को मेंटेन करने के लिए हमें सोयाबीन चाहिए। तो वो सारा सोयाबीन इस वक्त पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर सोयाबीन की काश्त ना होने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान में आज से 35 साल पहले इसकी तहकीक पे काम शुरू हुआ, तो फिर हमारे जो प्रीवियस रिसर्चर्स थे उन्होंने ये रिसर्च करके बताया कि शायद ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। तो उसके बाद जब हमने 5 साल तजर्बे किए तो हमें उसके अंदर ये मालूम पड़ा कि अगर हम इस फसल की काश्त फरवरी में करें तो ये साउदर्न पंजाब जहाँ हम बैठे हैं और सिंध में कामयाबी से लगाई जा सकती है, और अगर हम ख़िज़ा में इसको लगाएं तो अभी मसला आ रहा है क्योंकि कपास का अटैक बहुत ज़्यादा है कीड़े का, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब सोयाबीन की अकेली काश्त के ऊपर किसान तैयार ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप कहेंगे किसान को कि ये सोयाबीन है आप 1 एकड़ पे लगाएं तो उसको 1 एकड़ पे 60 से 70 हज़ार रुपये की सोयाबीन आएगी 10 से 12 माह। तो किसान ये कहता है कि जब मैंने ज़मीन का ठेका 60,000 या 70,000 देना है साल का, तो मैं सोयाबीन क्यों लगाऊं, क्योंकि उसके बीज का भी खर्चा, खाद का भी खर्चा। तो इसी किस्म के मसाइल चाइना को थे कि वहाँ आबादी दिन ब दिन बढ़ रही थी, सोयाबीन की ज़रूरत भी बढ़ रही थी, लेकिन अकेली सोयाबीन की काश्त पे किसान तैयार नहीं होता था। एक बात। दूसरी बात, किसान चाइना की भी मकई की ज़रूरियात दिन ब दिन बढ़ रही थी, क्योंकि मकई का इस्तेमाल इंसानी फूड इंडस्ट्री के साथ साथ जानवरों यानी कि लाइफ स्टॉक की खुराक में भी बहुत ज़्यादा है। तो चाइना ने इस मसले का हल ये निकाला कि हम मकई और सोयाबीन की इकट्ठी काश्त करें। फिर चाइना ने ये किया कि ख़ास किस्म के मकई के बीज बनाए जिनके पत्ते ऊपर की तरफ थे, वो मतलब साया कम देते थे सोयाबीन को, और फिर ख़ास किस्म की सोयाबीन के बीज बनाए जो कम रोशनी में भी ज़्यादा खुराक बनाते थे। इस तरह उन्होंने अपनी मकई की पैदावार को कम ना होने दिया और साथ में एक्स्ट्रा सोयाबीन की पैदावार ली। अब इसी मॉडल को हम पूरे पाकिस्तान में इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के तवस्सुत से रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपने मुल्क में ये फैलाएं कि मकई के साथ हम सोयाबीन की काश्त करें, मकई की पैदावार भी कम ना हो और किसान को 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाए। पहली बात। दूसरी सबसे अहम बात कि किसान की जो ज़मीन तबाह हो रही है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाए। ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी तो हमारी पैदावार मुस्तकिल बढ़ती रहेगी। तो ये है जिसके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कितना अवार्ड दे चुके हैं और कौन से अवार्ड दे चुके हैं, किस इन मुल्कों से दे चुके हैं, ये बताइएगा। असल में तो मुझे चाइना में 2 बार बेहतरीन तालिब इल्म का अवार्ड मिला, फिर 2 बार बेहतरीन रिसर्चर का अवार्ड मिला। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया
तो मुझे एक पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की तरफ से मिला, और फिर एक अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब बहावलपुर आए तो उन्होंने मेरी मकई सोयाबीन की मुश्तरका जो मखलूत काश्त है उसके तहकीक के ऊपर मुझे एक अवार्ड दिया, तो जो मेरे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है, क्योंकि इमरान खान मेरे हमेशा से लीडर थे, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई जब उन्होंने दिया। सर, आप डायरेक्टर रिसर्च सेंटर इंटरक्रॉपिंग हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ आईयूबी में किस तरह की रिसर्च करवा रहा है? हमारा जो डायरेक्टरेट है ये अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जून में इस्टेब्लिश हुआ, और हमने अब तक यानी कि पिछले 5 माह के अंदर हमने 4 बड़ी फंडिंग्स मुल्क में हासिल कर ली हैं, जिनमें से एक फ़ंडिंग हमें मिली पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड से, दूसरी फ़ंडिंग हमें मिली HEC के CPEC प्रोजेक्ट से, तीसरी फ़ंडिंग हमें मिली HEC के NRPU प्रोजेक्ट से, और चौथी फ़ंडिंग हमें मिली है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से। और ये सारे जो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च करेगी वो इस डायरेक्टरेट के थ्रू हम इंटरक्रॉपिंग को पूरे पाकिस्तान में फैलाने और कामयाब कराने के लिए खर्च करेंगे। और हमारा डायरेक्टरेट अभी फरवरी से किसानों को इसके ऊपर ट्रेनिंग भी देगा, उन्हें समझाएगा, उन्हें सिखाएगा कि ये कैसे लगानी है, क्योंकि जिनकी ज़ाती ज़मीनें हैं उन्हें बात जल्दी समझ में आएगी कि उनकी ज़मीनें तबाह हो रही हैं, अगर उन्होंने उनको बचाना है तो फलीदार फसलें लगानी होंगी। डॉक्टर साहब, आपने कौन सी ऐसी रिसर्च की जिसकी तारीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने आईयूबी के मौके पर की, इस हवाले से बताइएगा। ये अभी जितनी मैंने बात की असल में तो यही बात थी जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई। मेन जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब को अच्छी लगी थी वो ये थी कि मैंने उन्हें बताया कि सर पाकिस्तान के अंदर 6500 मेगाजोल सनलाइट है और चाइना के पास 3300 मेगाजोल है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर इसको सादा लफ्ज़ों में बात किया जाए तो वैसे है कि पाकिस्तान में 6500 बिजली के बल्ब जलते हैं और चाइना में 3300 बिजली के बल्ब जलते हैं, लेकिन चाइना 3300 बिजली के बल्बों से अपनी मकई और सोयाबीन की पैदावार ज़्यादा ले रहा है और हमारे पास ज़्यादा रोशनी होने के बावजूद हम ज़्यादा नहीं ले रहे। एक बात। दूसरी बात मैंने उन्हें बताई कि हमारे मुल्क में गर्मी बहुत है, जब किसान फसलें लगाता है तो उसको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है ताकि उसकी फसल ठंडी रहे। तो हम अगर इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो हम कम पानी से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। यानी कि अगर किसान सिर्फ मकई की काश्त करे तो वो साल में 2 फसलें लेगा, अगर वो मकई और सोयाबीन की करे तो क्या होगा, साल में 4 फसलें लेगा। दो सीज़न है ना मकई की काश्त के। इसी तरह अगर किसान ऐसे कर ले कि जो उसकी ख़िज़ान की काश्त है उसमें मकई और सोयाबीन लगा ले, और जब उसकी नवंबर दिसंबर आए तो वो गंदम के साथ चने लगा ले, इससे उसकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बढ़ेगी और हमारे मुल्क में दालों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाएगी। तो ये बात वज़ीर आज़म को बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ मुख्तलिफ़ सवालात किए और फिर उन्हें मेरा नाम याद रह गया। शायद मेरा नाम आसान है। सर, आप रिसर्च के हवाले से आईयूबी को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? इसके ऊपर मैं हमेशा से जब भी मेरी किसी से बात हो मैं शायद थोड़ा सख्त तबीयत आदमी हूँ पढ़ाई के मामले में और तहकीक के मामले में भी। तो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी इस पूरे रीजन और इस मुल्क के लिए एक मिसाल बने। हमें अपनी रिसर्च में सच बोलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क भी उन मुल्कों की दौड़ में शामिल हो जाए जो दुनिया पे इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पे भी सच बोला जाता है, हमें भी सच बोलना होगा और हम अपने सच्ची रिसर्च से अपने मुल्क को दिनों में तरक्की दे सकते हैं। सर, आप इंटरक्रॉपिंग के हवाले से आने वाले दौर में कोई कॉन्फ्रेंस करवाने का इरादा रखते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, हमारी अभी एक प्लानिंग चल रही है कि हम 2022 या 23 पे जो दुनिया के टॉप इंटरक्रॉपिंग के ग्रुप्स हैं या इंटरक्रॉपिंग की लैब्स हैं वहाँ से उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट को यहाँ बुलाएं। एक तो फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट कराएं, फिर उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ को विज़िट कराएं, उनकी एडवाइसेस भी लें, अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करें और उनसे सीखें कि हम कैसे यहाँ पे सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम उस कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इस मैसेज को कि आप किसान मखलूत फसलों की काश्त की तरफ आए, इससे उसको फ़ायदे ज़्यादा हैं। जैसे कि मैं आपको एक और फ़ायदा बताऊँ, अगर हम अभी आपने देखा होगा कि शहद की मक्खियों की तादाद में कमी होती जा रही है क्योंकि हम स्प्रे का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो जब फसलों की इकट्ठी काश्त होती है तो स्प्रे का इस्तेमाल भी कम होता है,
यस, पहले साल नहीं होगा, 2-3 साल बाद फिर फसलों में स्प्रे का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। जब क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो शहद की मक्खियाँ भी बढ़ेंगी। अब शहद की मक्खियों के बढ़ने से फसलों की पॉलिनेशन के अमल में बहुत बेहतरी आती है, जिससे अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड बेहतर होती है। तो हमें अब ऐसी रिसर्च की तरफ जाना होगा जो इस दुनिया को तबाह भी ना करे, हमारी पैदावार भी कम ना हो और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छी ज़मीन और एक अच्छा माहौल छोड़ के जाएं। जी तो प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की लीडरशिप में रिसर्च कल्चर किस तरह प्रमोट हो रहा है? मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी मेरी किसी से बात हो, किसी भी इदारे की पूरी लाइफ में कई बार ऐसे होता है कि ऐसी शख्सियात आती हैं जो इदारे को बदल के रख देती हैं। तो प्रोफेसर अतर महबूब जो हैं, वो जब से इस यूनिवर्सिटी में आए, उन्होंने इस इदारे को इसकी पेस बढ़ा दी है। पहले ये ऐसे था कि रेंगता कीड़ा, तो उन्होंने आके सबसे पहले तो इसकी स्पीड में इजाफा किया, स्पीड के साथ साथ इसकी क्वालिटी बेहतर की। उन्होंने दुनिया के टॉप रिसर्चर्स जो हैं उनसे कांटेक्ट किया, उन्हें हायर किया। उसके बाद रिसर्च के ऊपर आप जब भी उनसे बात करें, कोई भी इनिशिएटिव लेने की बात करें, वो हर वक्त तैयार है। आप उन्हें बताएं कि नई तहकीक क्या हम ये करें, वो कहेंगे कि ज़रूर करें, मेरी पूरी सपोर्ट है आपके साथ। आप उन्हें कहें कि हमें यहाँ पे ये मसला है, तो वो पूरी तरह उस मसले को हल करने के लिए तैयार हैं। वो खालिस्तन मेरी पिछले दिनों उनके वालिद साहब से मुलाकात का मुझे मौका मिला। उनके वालिद साहब के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि मेरे जितने भी बच्चे हैं उनमें अतर महबूब वो वाहिद है जो अमेरिका 9 साल रहने के बाद ही मुझसे कहना शुरू हो गया कि मैंने अपने मुल्क की खिदमत करनी है और मैंने अपने मुल्क वापस जाना है। तो जब अतर महबूब उस वक्त ऐसा था तो अब कैसा होगा? उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी अमेरिका चले जाएं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें यहाँ रोके रखें। और गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ये इदारा या इस जैसे इदारे तरक्की करें तो हमें उन जैसे लीडर्स की ज़रूरत है। मैं एक बात और यहाँ पे कहूँगा कि 2 तरह के लीडर्स होते हैं। एक वो जब खुद रूल कर रहे होते हैं वो तब लीडर होते हैं, एक वो जब वो जाते हैं तो पीछे बहुत सारे लीडर्स छोड़ जाते हैं। तो अतर महबूब जब भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से जाएंगे तो वो पीछे बहुत सारे अतर महबूब छोड़ जाएंगे जो इस यूनिवर्सिटी को उसकी पेस पे मेंटेन रखेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सही रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? मेरी तो सिर्फ एक ही तजवीज़ है, सच बोला जाए। झूठ हमें बंद करना होगा। अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो मुल्क हमारा पहले ही बहुत तबाह होगा। हमें सच बोलना होगा, हमें सच्चे डेटों के ऊपर तहकीक करके अपने किसान, अपने लोगों तक रिसर्च पहुंचानी होगी। और यहाँ पे ये बात ज़रूर आप याद रखें, हमारे लोगों में बहुत पोटेंशियल है, हमारे लोग कोई नालायक नहीं है। मैं भी इसी मुल्क का हूँ, इसी मिट्टी का हूँ। हम जब बाहर जाते हैं हम ठीक हो जाते हैं, वापस आते हैं तो हमें मसला होता है। और वो मसला इसलिए होता है कि यहाँ पे हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमें मेहनत करनी है, सच बोलना है और एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को इतना अच्छा तैयार करें कि वो दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुकाबला कर सकें। ठीक है सर, ये तो हमने रिसर्च कल्चर के हवाले से बात की, आपकी रिसर्च के हवाले से बात की। अब मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर ज़ाती लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको टूरिज्म का कितना शौक है? कौन-कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? असल में तो मैं थोड़ा बोर तबीयत आदमी हूँ। मेरा दिल कभी कभी चाहता है कि मैं फिरूं, लेकिन मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है। अच्छा, उसके लिए मुझे भी मेहनत बहुत करनी है। मैं अगर घूमूंगा फिरूंगा तो मेरा वक्त ज़ाया होगा। तो लेकिन वैसे मुझे शहर अगर आप पूछें भी कौन से पसंद है, पाकिस्तान में मुझे अभी मैं रिसेंटली गया कराची, वो बहुत अच्छा लगा। चाइना में जहाँ मैं रहता था चंदू, वो भी बहुत प्यारा था। दोहा कतर में, वो भी बहुत प्यारा था। फिर मैं मलेशिया गया तो उधर कोलालमपुर देखा, वो भी अच्छा था। अमेरिका जब कभी भी गया तो मेरा दिल है कि मैं फ्लोरिडा जाऊं और कैलिफोर्निया स्टेट जाऊं, क्योंकि कैलिफोर्निया स्टेट तमाम दुनिया ये रिपोर्ट करती है कि वो सिमिलर टू पाकिस्तान है, लेकिन उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से 15 गुना बड़ी है एक स्टेट की। तो मेरा दिल चाहता है मैं वहाँ जाके देखूं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। ठीक, आपको खाने में क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खाने में तो मुझे
चावल पसंद है और फेवरेट दाल माश, क्योंकि गोश्त मुझे इतना पसंद नहीं है। तो जी मैं मतलब अगर चावल हो और दाल माश हो तो बेस्ट है। मैं अपने ख़ानदान में वैसे सस्ता मेहमान मशहूर हूँ। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? हाँ जी, ये बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल पूछा। एक तो कहते हैं कि इसका जवाब एक ही शख्सियत में होता है, लेकिन मैं थोड़ा मुख्तलिफ हूँ। मुझे हर शख्स से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मतलब मैं अगर ख़ुद किसी जैसा बनना चाहूँ तो मैं किसी एक जैसा नहीं बनना चाहता। मैं अपने प्रोफ़ेसर से कमिटमेंट सीखना चाहता हूँ। मैं अपने दूसरे प्रोफ़ेसर जो प्रोफ़ेसर वोबके हैं वागनिंगन से, उनसे तहकीक करने का तरीक़ा सीखना चाहता हूँ। मैं प्रोफ़ेसर अतर महबूब से एडमिनिस्ट्रेशन सीखना चाहता हूँ। मैं अपने वालिद से मोहब्बत सीखना चाहता हूँ और ईमानदारी। तो अब ये मजमुआ ही बनेगा, तो एक जवाब नहीं हो सकता। सही सही आइडियल पर्सनैलिटी के हवाले से बात की, तो आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी यही है कि आपके कुछ करने से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, ना कि आप बेहतर हो। मतलब मैं कोई ऐसा काम करूं कि इस मुल्क में बेहतरी आए। मुझसे इंटरव्यू के दौरान कुछ अर्सा पहले एक शख्सियत ने सवाल किया कि आप अपने आप को 10 से 15 साल बाद कहाँ देखते हैं? तो मैं कहा इसका जवाब नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप अपने आप को 60 साल बाद कहाँ देखते हैं? तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि मैं 60 साल बाद ये सुनना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सोयाबीन की काश्त होना शुरू हो गई। पाकिस्तान ने 100 अरब की या 50 अरब की या 10 अरब की सोयाबीन खुद उगा ली। मुझे अल्लाह ने भेजा मैं अपना काम पूरा करके जाऊँ, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, कोई बच्चा पढ़ जाए तो कामयाबी, कोई यूनिवर्सिटी बेहतर हो जाए तो कामयाबी, किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए तो कामयाबी। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मैं बहुत खुशकिस्मत शख्स हूँ इस मामले में। मुझे हर जगह कोई ना कोई ऐसा शफ़ीक आदमी मिलता रहा कि मैं कामयाब होता रहा। मिसाल के तौर पे जब मैं एरिड एग्रीकल्चर में पढ़ता था तो वहाँ पे प्रोफ़ेसर अंसर जो कि चेयरमैन हैं एग्रोनॉमी के, वो ऐसे थे जैसे मेरे वालिद हों। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना पका के खिलाया। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया, मुझे सिखाया, ज़िंदगी के बारे में बातें बताई और सबसे अहम दर्स जो बार बार देते थे, ईमानदारी। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड में आया तो मुझे मोहम्मद ख़ान खिची मिल गया। मोहम्मद ख़ान खिची हमारे इदारे के एमडी थे। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। हमारे इदारे में मुझसे पहले कभी किसी को पीएचडी की छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने अपनी डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स यूज़ करते हुए मुझे छुट्टी दी और मुझे पढ़ने भेज दिया। जब मैं चाइना पहुंचा तो मुझे प्रोफेसर वैन्यू यांग मिल गया जो कि सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। लोग उससे डरते थे और अब ये बात उस लैब में मशहूर है कि प्रोफेसर वैन्यू लव्स अली, क्योंकि लोग उससे बात करते हुए डरते हैं। उसके बाद जब मैं वहाँ से चला, अभी मेरा 1 साल हुआ उस यूनिवर्सिटी में, तो मुझे प्रोफेसर वोबके मिल गया। प्रोफेसर वोबके दुनिया की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ज़राअत की, उसके इंटरक्रॉपिंग के हेड। वो लोगों की मेल का जवाब भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन उन्होंने मुझे मेल्स क्या, मुझे पढ़ाया, मुझे सिखाया। ज़बरदस्त। मेरी पीएचडी हो गई, मैं पाकिस्तान आ गया तो मुझे यहाँ पे प्रोफेसर इकरार मिल गए जो कि वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के। उन्होंने मुझे पाकिस्तान में रिसर्च की राह पे लगा दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने सोयाबीन को नहीं छोड़ना। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे चला तो मुझे प्रोफेसर अतर महबूब मिल गए। उन्होंने मुझे यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। उन्होंने मुझे एक इदारा दे दिया कि अब आप अपने पोटेंशियल को शो करो। उन्होंने मुझे वो तमाम चीज़ें दी, वो मौके दिए, सपोर्ट दी जो शायद कोई और ना दे सकता था। तो बहुत सारे लोगों से मिल के मैं बना। उसके बाद मेरी वालदा और मेरी बहनें वो मुसलसल दुआ करती थी। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरी वालदा ने हमेशा ये कहा, मैंने तो अपना बेटा बड़ा अफसर बनाना। हालांकि जब मैं 17 ग्रेड में था वो तब भी कहती थी नहीं, मैंने अपना बेटा बड़ा अफसर बनाना। अब भी आप उनसे जाके पूछें तो कहेंगे मैंने इससे बड़ा अफसर बनाना। ठीक है। उसके बाद मेरी बीवी डॉक्टर हिना गुल,
वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। जब भी मुझे तहकीक में मसला होता वो मेरे साथ खड़ी रहती। कई दफ़ा मैं परेशान होता कि रिज़ल्ट सही ना आते, क्योंकि वो भी पीएचडी है, वो भी डॉक्टर है, तो मुझे बताती, मैं कुछ लिखता मैं उससे शेयर कर लेता, वो पढ़ के दे देती। कभी बहुत मसरूफ़ होता वो लिख के दे देती। तो उसने भी मेरे साथ हमेशा स्टैंड किया। तो बहुत सारे लोगों ने मिल के मोहम्मद अली रज़ा बनाया। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, दोस्त अब आपको क्या पैगाम देंगे? सबसे यही कहूँगा कि बहुत मेहनत से पढ़ें, जो काम भी करें ईमानदारी से करें। हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है। अगर हम लोग अपने मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं, जब कोई अंग्रेज़ हमारी इज़्ज़त नहीं करता तो बहुत तकलीफ़ होती है। जब हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं होती तो बहुत तकलीफ़ होती है। और वो सारी तकलीफ़ें तभी ख़त्म होंगी जब हम ईमानदारी से पढ़ेंगे और सच बोलेंगे। मेरा तो यही एक पैगाम है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जी आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना है। नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।